हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक सिंह और आप देख रहे हैं फ्रेंड्स मनी वेल्थ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में। नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में कहा जाता है कि वन ऑफ द बेस्ट रिटायरमेंट टूल है। तो आखिरकार हम देखेंगे कि नेशनल पेंशन सिस्टम होता क्या है और इस नेशनल पेंशन सिस्टम में हम किस तरह से पर्टिकुलर सब्सक्राइब कर सकते हैं इसको, और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हमारा जो पैसा है वो कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट किया जाता है, और पर्टिकुलर नेशनल पेंशन सिस्टम में हमारे पास टैक्स बेनिफिट्स क्या हैं और किस तरह से हम पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं और इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। इन पॉइंट्स पर आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि 2004 के बाद से 2004 के बाद से ऐसे लोग जो गवर्नमेंट जॉब्स में भी थे उनके लिए भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने पेंशन की जो फैसिलिटी है वो बंद कर दी थी। लेकिन 2004 में लोगों को पर्टिकुलर पेंशन फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब्स में जो लोग थे, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक नेशनल पेंशन सिस्टम जो है वो शुरू किया। अब इस नेशनल पेंशन सिस्टम को 2004 में 2004 में स्टार्ट किया गया, लेकिन 2004 में जब इसको स्टार्ट किया गया तो स्टार्टिंग में इसको केवल लिमिटेड रखा गया गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं वो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करके इसमें अपने लिए पर्टिकुलर पेंशन के लिए, रिटायरमेंट टाइम के लिए एक पर्टिकुलर फंड जो है थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहते हैं और उसको जनरेट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, 2009 से 2009 से इस नेशनल पेंशन सिस्टम को सभी तरह के पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ के लिए, सभी तरह के लोगों के लिए ओपन कर दिया गया। इस नेशनल पेंशन सिस्टम का जो फ्रेंड्स रेगुलेटर है दैट इज PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जैसे फ्रेंड्स हम लोगों को पता है कि बैंक्स की अगर बात करें तो बैंक्स को RBI रेगुलेट करता है, ऐसे ही हम स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार या कैपिटल मार्केट की अगर बात करें तो उसका रेगुलेटर है SEBI, दैट इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेम उसी तरह से फ्रेंड्स नेशनल पेंशन सिस्टम का जो रेगुलेटर है दैट इज PFRDA। PFRDA का फ्रेंड्स ये काम है कि नेशनल पेंशन सिस्टम के जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग इसमें पैसे जमा कर रहे हैं, उनके पर्टिकुलर राइट्स को, उनके हितों की रक्षा करना। तो ये काम करता है आपका PFRDA। तो 2009 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पर्टिकुलर ये जो NPS की फैसिलिटी ये सभी तरह के लोगों के लिए ओपन कर दिया। अब इसके लिए फ्रेंड्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? अगर हमें NPS की सिस्टम स्कीम्स में जुड़ना है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? हमारी एज लिमिट होनी चाहिए 18 से 60 साल के बीच में। अगर हमारी एज 18 साल से लेके 60 साल तक है तो हम इस पर्टिकुलर NPS सिस्टम में जुड़ सकते हैं। दूसरा पॉइंट, हमें इंडिया का एक सिटीजनशिप होना चाहिए, हमारे पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए, या फिर अगर हम कोई NRI पर्सन है तब भी हम इस स्कीम से जुड़ सकते हैं। और तीसरा पॉइंट, हम चाहे गवर्नमेंट जॉब से हो, चाहे पर्टिकुलर प्राइवेट जॉब से हो, या हम सेल्फ एम्प्लॉयड हो, या हमारा कोई बिजनेस हो, हम किसी भी तरह का काम कर रहे हैं तब भी हम पर्टिकुलर इस NPS सिस्टम में आराम से जुड़ सकते हैं। तो इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम कोई जॉब कर रहे हों, चाहे गवर्नमेंट में या प्राइवेट में, तभी हम पर्टिकुलर नेशनल पेंशन सिस्टम से जुड़ सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आराम से कोई भी बंदा इस नेशनल पेंशन सिस्टम में जुड़ सकता है। अब नेशनल पेंशन सिस्टम में जुड़ने से फ्रेंड्स फ़ायदा क्या होगा कि यहाँ पर जो भी हम पैसा पर्टिकुलर जमा करते रहेंगे, रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट हमें एक अच्छा खासा फंड यहाँ पर प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल, अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये जो पर्टिकुलर हमारे पास नेशनल पेंशन सिस्टम है, इसमें जो हम पैसे जमा करेंगे उसके लिए पर्टिकुलर यहाँ पर फंड मैनेजर्स कौन है? तो हम बात करते हैं यहाँ पर पेंशन फंड मैनेजर्स है। गवर्नमेंट ने कुछ बड़ी कंपनीज़ को पर्टिकुलर इस जो हम पैसा जमा करेंगे उस फंड को मैनेज करने के लिए अपॉइंट कर रखा है। फॉर एग्जांपल ICICI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, LIC है, HDFC है, रिलायंस है। इस तरह की कई सारी कंपनीज़ हैं जो भी हम पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे नेशनल पेंशन सिस्टम में, इस पूरे पैसे को ये लोग हमारे फंड को मैनेज करेंगे। अब यहाँ पर बात उठती है कि हमारा जो पैसा जो हम इसमें जमा करेंगे वो पर्टिकुलर हमारा पैसा आखिरकार इन्वेस्ट कहाँ पर होगा? तो फ्रेंड्स, हमारा जो पैसा है वो 4 टाइप्स के एसेट क्लास में इन्वेस्ट होता है। 4 ऐसी जगह होती है जहाँ पर हमारा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। पहला हम बात करते हैं इक्विटी की। इक्विटी का मतलब हो गया फ्रेंड्स शेयर बाजार या स्टॉक मार्केट, या पर्टिकुलर सेकेंडरी मार्केट इसको कह सकते हैं। तो हमारा पैसा स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार में इन्वेस्ट किया जाता है, पहला। दूसरा होता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। हमारे पैसे को गवर्नमेंट जो है पर्टिकुलर लेंड करती है और उससे जो पर्टिकुलर जो है गवर्नमेंट कुछ एक फिक्स इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तीसरा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट्स को हमारे पैसे को लेंड किया जाता है और वहाँ से जो इंटरेस्ट मिलता है वहाँ से इनकम जनरेट की जाती है। और चौथा होता है हमारे पास अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। कुछ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं जैसे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इस तरह के फंड्स में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, हमारा फ्रेंड्स जो पैसा है वो 4 तरह के एसेट क्लास में इन्वेस्ट होगा। इक्विटी हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गया, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गया, और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड AIFs में इन्वेस्ट होता है। अब ये 4 जगह पर जो हमारा पैसा इन्वेस्ट होता है, यहाँ पर हमारे पास पर्टिकुलर 2 तरह के ऑप्शंस दिए जाते हैं जिसमें पर्टिकुलर हम पैसा अपने हिसाब से हम
इन चारों क्लास में किस में कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके हिसाब से हमें ऑप्शन दिया जाता है। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं। तो रिस्क एलोकेशन के हिसाब से हमारे पास दो ऑप्शन दिए जाते हैं। एक तो हमारे पास फ्रेंड्स ऑप्शन होता है पहला एक्टिव चॉइस का। एक्टिव चॉइस में फ्रेंड्स क्या होता है, हमारे पास हम खुद से ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा जो पर्टिकुलर पैसा है वो इन चारों एसेट क्लास में कितना कितना परसेंट इन्वेस्ट होगा। फॉर एग्जांपल, मैं अगर 100 रुपये अगर इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ मेरा 75% जो पैसा 75 रुपीज़ है वो इक्विटी मार्केट या शेयर बाजार में इन्वेस्ट हो, 5% किसी और क्लास में हो, 10% किसी और क्लास में हो, रिमेनिंग अदर क्लास में। तो हम अपने हिसाब से एक्टिव चॉइस में ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा कितना पैसा कहाँ पर पर्टिकुलर इन्वेस्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स एडवांटेज हमारे पास ये होता है कि एक्टिव चॉइस में हम अपने जो परसेंटेज एलोकेशन है, जो हमारे फंड का एलोकेशन है, उसको हम साल भर में 2 बार चेंज कर सकते हैं। मतलब साल भर में 2 बार आपको चेंज करने का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर आप इसको आराम से चेंज कर सकते हैं। दूसरा, जो भी पर्टिकुलर कंपनी को आपने एज अपने फंड मैनेजर के तौर पर चुना हुआ है, जैसे सपोज आपने अभी LIC को सेलेक्ट किया था, अब आप चाहते हो LIC को स्विच करके आप HDFC को अपना फंड मैनेजर अपॉइंट करना चाहते हो, तो साल भर में एक बार आपको ऐसी फैसिलिटी मिलती है कि पर्टिकुलर आप अपने फंड मैनेजर को भी चेंज कर सकते हो। तो ये तो फ्रेंड्स हमने पहला बात किया जो है एक्टिव चॉइस का। अब हमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो चाहते हैं कि अपना जो हमारा जो फंड एलोकेशन है वो जो हमारा फंड मैनेजर है वो अपने आप कर दे, उसके लिए हम बहुत ज़्यादा जो है इन्वॉल्व नहीं होना चाहते एक्टिवली तौर पर। तो दूसरा हमारे पास फ्रेंड ऑप्शन होता है ऑटो चॉइस का। अब ऑटो चॉइस में क्या होगा फ्रेंड्स, जो भी आपका पर्टिकुलर फंड मैनेजर होगा वो पर्टिकुलर आपके रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से आपके फंड को इन्वेस्ट करेगा। अब हमारे पास जो ऑटो चॉइस होता है उसमें हमें 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं। एक हमारे पास होता है पर्टिकुलर एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड। अब ये एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड में क्या होता है फ्रेंड्स, जैसा कि नाम से सुनने में आ रहा है एग्रेसिव है ये फंड। यहाँ पर फंड जो है थोड़ा सा रिस्की होता है और हमारा ज़्यादातर जो मैक्सिमम पैसा है वो हमारा पर्टिकुलर इक्विटी क्लास में इन्वेस्ट किया जाता है, शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, और बाकी जो रिमेनिंग पैसा है वो पर्टिकुलर हमारा जो है बाकी के जो 3 एसेट क्लास हैं, जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, उनमें इन्वेस्ट किया जाएगा। अब ये लोग जो हमारे फंड्स मैनेजर होते हैं, इनके पास पर्टिकुलर मैट्रिक्स होती है जिसमें हमारी एज प्रोफाइल के हिसाब से, हमारी एज कितनी है उसके हिसाब से हमारे पास जो एग्रेसिव फंड होता है उसमें पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरा फ्रेंड्स हमारे पास होता है मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड। मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड में क्या होता है, थोड़ा सा पैसा हमारा इक्विटी क्लास में होता है, बाकी रिमेनिंग हमारा जो बाकी के 3 क्लास हैं जिसमें हमारे पास गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गया और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, इनमें इन्वेस्ट किया जाता है। और तीसरा हमारे पास होता है कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड। कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड में क्या होता है, हमारा जो एसेट क्लास में जो पैसा है इक्विटी क्लास में वो बहुत ही थोड़ा इन्वेस्ट होता है और बाकी का जो रिमेनिंग पैसा है बाकी के 3 क्लास में इन्वेस्ट होता है। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर ये समझ में आया कि हमारा जो पैसा है 2 तरह के ऑप्शंस हमें मिलते हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के। एक हमारे पास होता है फ्रेंड्स एक्टिव चॉइस का, जिसमें हम अपने हिसाब से पर्टिकुलर परसेंटेज डिसाइड कर सकते हैं कि इन चारों क्लास में हमारा पैसा कितना इन्वेस्ट होगा। दूसरा फ्रेंड्स हमारे पास मिलता है ऑटो चॉइस का ऑप्शन, और ऑटो चॉइस में हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड हो गया, मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड हो गया और तीसरा हो गया हमारे पास कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड। हमारी एज के हिसाब से यहाँ पर रिस्क प्रोफाइलिंग की जाती है और हम अपने हिसाब से अपने फंड्स को एलोकेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने ये समझा कि आखिरकार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है और किस तरह से हमारा जो पैसा कहाँ इन्वेस्ट होता है और पर्टिकुलर हमारे पास क्या ऑप्शन है। अब यहाँ पर बात आती है कि हमारा जो पैसा है उसको हम कब विड्रॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, चूँकि ये एक रिटायरमेंट प्लान है, ये जो इसमें जो फोकस हमारा ये है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि आफ्टर रिटायरमेंट हमारे पास एक अच्छा खासा फंड हमें मिल सके। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें ध्यान रखना है, हमारे पास 60 ईयर तक की जो एज का लॉक इन पीरियड होता है। इसका मतलब 60 साल से पहले हम अपना पैसा विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन हमें फ्रेंड्स ध्यान रखनी है कि हमारा पैसा 60 ईयर्स तक के लिए लॉक हो जाता है। 60 साल से पहले पैसा हम अपना विड्रॉल नहीं कर सकते, या सिंपली अगर बात करें जनरली रिटायरमेंट की 60 ईयर्स मानी जाती है, तो 60 साल से पहले फ्रेंड्स हम अपना पैसा जो है विड्रॉल नहीं कर सकते। अब दूसरा पॉइंट, 60 ईयर्स कंप्लीट हो जाती है तो हमने जो भी टोटल पैसा अपना इन्वेस्ट कर रखा है, जो भी हमने पैसा जमा कर रखा है, वो जितना हमारी कॉर्पस बनती है, जितना हमारा पैसा टोटल फंड बनेगा, उस टोटल फंड को भी हम 60 ईयर्स के बाद एक साथ नहीं विड्रॉल कर सकते। तो फ्रेंड्स इसमें बेसिकली किया क्या जाता है, यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारा जो टोटल मान लेते हैं 100% जो हमारा फंड इन्वेस्ट हुआ है
वो 60 ईयर्स की एज कंप्लीट करने के बाद उसमें क्या होगा, 60% फंड जो है हमें लमसम के तौर पर सीधे दे दिया जाता है, 60% पैसा आप पूरा सीधे अपने अकाउंट में ले सकते हैं, और बाकी का जो 40% पैसा, ये 40% का क्राइटेरिया फिक्स है, 40% का जो हमारा पैसा है उसको पर्टिकुलर एन्युटी प्लान के तौर पर इन्वेस्ट कर जाता है। अब ये फ्रेंड्स एन्युटी प्लान क्या होता है, ये जो हमारा 40% पैसा होगा इसमें जो हमारा फंड मैनेजर होगा अराउंड 6% इंटरेस्ट के हिसाब से, ये जो हमारा 40% पैसा होगा इस पैसे के हिसाब से हमारी एक मंथली फिक्स इनकम बना दी जाएगी। जैसे मान लेते 10,000 रुपये की आपकी मंथली एक पेंशन फिक्स कर दी जाएगी, आपका जितना 40% फंड इन्वेस्ट होगा और वो जो पर्टिकुलर जो फिक्स अमाउंट है वो आपको हर मंथ दिया जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स रिटायरमेंट के बाद क्या होता है, चूंकि हमारी एक्टिव इनकम्स जो है वो बंद हो जाती हैं, तो हमें अपने मंथली एक्सपेंसेस को चलाने के लिए हमारे पास थोड़ा बहुत पैसा हमें चाहिए होगा, जो कि हम अपने मंथली जो महीने के जो खर्चे होते हैं उसको पूरा करने के लिए हम यूज़ कर पाएंगे। तो ये जो 40% पैसा जो हमारा एन्युटी प्लान के तौर पर फ्रेंड्स इन्वेस्ट होता है, ये 40% पैसा हमें मंथली पर्टिकुलर जो है एक तरह से पेंशन के तौर पर हमें दिया जाता है। हाँ, 60% जो पैसा आप उसको एक साथ विड्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास फ्रेंड्स एक और ऑप्शन होता है, आप चाहे जो अपना एन्युटी प्लान है उसको आप बढ़ा सकते हैं, 40% से ज़्यादा भी आप उसको बढ़ा सकते हैं ताकि आपको पर्टिकुलर ज़्यादा पैसा मंथली जो है वो मिले। तो फ्रेंड्स हमने विड्रॉल्स के बारे में ये बात किया कि हमारे पास 60 ईयर्स का लॉक इन पीरियड होता है और 60 ईयर्स कंप्लीट करने के बाद हमारा पैसा 60% हमें मिल जाता है और 40% हमारा पैसा एन्युटी प्लान में इन्वेस्ट होता है। अब यहाँ पर एक और केस है तीसरा, अगर मान लेते हैं 60 ईयर्स से पहले कोई इमरजेंसी हो जाए, चाहे मान लेते हैं कोई क्रिटिकल इलनेस, फैमिली में जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट लोग हैं उनमें से किसी की कोई क्रिटिकल इलनेस, कोई गंभीर बीमारी हो गई है, या बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए अगर फंड्स चाहिए, तो इस तरह के कुछ स्पेशल केसेस में 60 ईयर से पहले भी विड्रॉल का हमें ऑप्शन मिलता है। लेकिन 60 ईयर से पहले जब हम विड्रॉल करेंगे तो जो भी हमने टोटल पैसा इन्वेस्ट कर रखा, जो भी हमारा टोटल पैसा जमा हुआ है, उस टोटल पैसे का बस 25% मैक्सिमम हम विड्रॉल कर सकते हैं। इसका मतलब इमरजेंसी के केस में 60 साल से पहले अगर हमें विड्रॉल की ज़रूरत पड़ती है, देन जो भी पैसा हमने इन्वेस्ट कर रखा है उसका 25% पैसा मैक्सिमम हम वहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं और अपनी इमरजेंसी नीड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। चूँकि फ्रेंड्स 60 यहाँ पर लॉक इन पीरियड का लॉजिक क्या है, अगर फ्रेंड्स 60 ईयर से पहले हमें पैसे विड्रॉल करने का ऑप्शन दे दिया जाए तो हम लोगों की जनरली एक ऐसी कोई ना कोई ज़रूर पड़ जाएगी जिसमें हम 60 ईयर से पहले ही फंड निकाल देंगे और वो पैसे को हम खर्च कर देंगे, और फिर जब रिटायरमेंट का टाइम आएगा तो फिर हमारे पास वहाँ फंड अवेलेबल नहीं होगा। और जबकि नेशनल पेंशन सिस्टम का मेन मोटिव यही है कि रिटायरमेंट के बाद हमारे पास एक अच्छा खासा फंड अवेलेबल हो, उसको यहाँ पर फोकस किया गया। तो इसीलिए यहाँ पर 60 ईयर्स का लॉक इन पीरियड है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, जो सबसे इसका इंपॉर्टेंट फीचर है टैक्स बेनिफिट्स। जो नेशनल पेंशन सिस्टम है फ्रेंड्स, ये EEE दैट इज एग्जेम्प्ट की कैटेगरी में आता है। अब ये एग्जेम्प्ट की कैटेगरी का मतलब क्या हुआ? पहला, एग्जेम्प्ट, जब हम पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हो फ्रेंड्स यहाँ पर, वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। तो एट अ टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट जो भी हम पैसा यहाँ पर लगाएंगे उस पैसे पर हमसे गवर्नमेंट कोई भी टैक्स नहीं वसूलेगी। दूसरा पॉइंट, जो भी हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे उस पर जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा, उस पर जो हमें पैसा मिलेगा, उस पैसे पर भी पर्टिकुलर कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज होता। तीसरा पॉइंट, एट अ टाइम ऑफ विड्रॉल, जब मैच्योरिटी अमाउंट पूरा होता है और उसमें पैसा आप जब विड्रॉल करोगे तो जनरली जो 60% पैसा होता है जो आप विड्रॉल करोगे वो पूरी तरह से वहाँ पर टैक्स फ्री रखा जाता है। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा कि जो हमारे पास ये जो नेशनल पेंशन सिस्टम है ये एग्जेम्प्ट की कैटेगरी में आता है। यहाँ पर एक और एडवांटेज है फ्रेंड्स, अगर हम साल भर में 1.5 लाख रुपीस तक इन्वेस्ट करते हैं तो इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत हमें यहाँ पर पर्टिकुलर पूरी तरह से छूट मिलती है। और यहाँ पर अगर हम 50,000 और एडिशनल अगर हम जमा करते हैं तो इनकम टैक्स के सेक्शन 80CCD के तहत हमें यहाँ पर 50,000 रुपये की एडिशनल बेनिफिट और दिया जाता है। तो मतलब अगर हम साल भर में 2 लाख रुपए तक अगर हम जमा करते हैं अपना इस नेशनल पेंशन सिस्टम में, तो 2 लाख रुपए तक के लिए हमें टैक्स की जो है छूट दी जाती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे पास एक अच्छा खासा टैक्स बेनिफिट्स है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इंडिया में हमारे पास 3 ही ऐसी चीज़ें हैं, 3 ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको एग्जेम्प्ट की कैटेगरी में रखा गया है। जैसे आपका PF फंड हो गया, प्रोविडेंट फंड या EPF एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड आप इसको कह सकते हैं, PF फंड। दूसरा हो गया आप हमारे पास, अभी हमने बात किया नेशनल पेंशन सिस्टम की, और तीसरा हमारे पास हो गया सुकन्या समृद्धि योजना। तो ये 3 ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको फ्रेंड्स एग्जेम्प्ट की कैटेगरी में रखा गया है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं पर्टिकुलर यहाँ पर आखिर हमें नेशनल पेंशन सिस्टम से अगर जुड़ना है तो नेशनल पेंशन सिस्टम से जुड़ने का तरीका क्या है।
तो पहला तो ऑप्शन ये है कि आप पर्टिकुलर ऑफलाइन मोड में यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसमें आप पर्टिकुलर जो कंसर्न बैंक्स हैं या जो कंसर्न जो है इसके फंड मैनेजर्स हैं उनके ऑफिस में जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है ऑनलाइन प्रोसेस। ऑनलाइन प्रोसेस में फ्रेंड्स ये पर्टिकुलर एनपीएस की वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आप क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, हमारा रजिस्ट्रेशन तभी होगा अगर हमारा आधार कार्ड हमारे मोबाइल नंबर के साथ लिंक है, तो हम आराम से अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। जब यहाँ पर आप फ्रेंड्स अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका एक प्रैन नंबर, दैट इज़ परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, आपका एक प्रैन प्रैन नंबर जनरेट होता है जो कि 12 डिजिट का होता है। और ये 12 डिजिट का जो प्रैन नंबर होता है ये आपके लिए लाइफ टाइम काम करता है। अगर आप किसी कंपनी को स्विच भी करते हैं तो उससे कोई मतलब नहीं, ये नंबर जो कि पोर्टेबल होता है ये आपके लिए हमेशा सेम रहता है, तो आपके लिए एक प्रैन नंबर जनरेट हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो सर कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो फंड इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो मिनिमम आप 500 रुपये से लेकर के पर्टिकुलर 2 लाख रुपए तक आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एनुअली कर सकते हैं, लमसम में कर सकते हैं, एसआईपी के थ्रू कर सकते हैं। तो कई सारे यहाँ पर ऑप्शंस यहाँ पर हमें मिलते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये आपको एनपीएस सिस्टम आखिरकार समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स एनपीएस सिस्टम से आप जरूर जुड़िए, गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई ये काफ़ी अच्छी स्कीम है। और एनपीएस में अगर हमें इंटरेस्ट की अगर बात करें, सर हमें कितना रिटर्न मिल सकता है, तो फ्रेंड्स एनपीएस में हमें जनरली 10% तक का रिटर्न तो है हमें जो है यहाँ पर मिलता है। और आने वाले टाइम में जैसे इंडिया एक काफ़ी ग्रोइंग इकोनॉमी है, जैसे जैसे हमारी इंडियन इकोनॉमी का साइज बढ़ता जाएगा, हमें पर जो टैक्स के बर्डन्स होंगे, जैसे डेवलपिंग नेशंस में कम होते हैं टैक्सेस, वो भी हम पर काफ़ी कम होते जाएंगे और हमें जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकता है। और हमारा मार्केट भी अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो हमें काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। अगर आपकी एज फ्रेंड्स कम है, 30 ईयर से या 35 ईयर से अगर आपकी कम एज है, तो आप जनरली जो है इक्विटी में अपना ज़्यादा एक्सपोजर दे सकते हैं, जिससे हमें ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। बाकी के एसेट क्लास में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी एज फ्रेंड्स ज़्यादा है तो आप बाकी के जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स और जो है पर्टिकुलर गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गया या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, इनमें आप ज़्यादा अपना एक्सपोजर रखिए, इक्विटी में थोड़ा सा कम एक्सपोजर रखिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये आपको नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में पॉइंट्स फ्रेंड्स अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स हम एक और देखेंगे जिसमें नेशनल पेंशन सिस्टम में कितना पैसा हम इन्वेस्ट करें और कितनी कॉर्पस हमारी जनरेट होगी और उसमें हमें लगभग कितना पैसा जो है इनकम के तौर पर मिल सकता है, उसके बारे में हम फ्रेंड्स बात करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर आप इसको फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और आपके जो भी व्यूज़ हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ये आपको स्कीम कैसी लगी और आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस स्कीम को ले रखा है। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।